तो हेलो प्रोफेशनल्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज सी एस अंकित जैन ए के प्रोफेसर जैन साहब। सो आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले CS प्रोफेशनल का GRMC का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 12 में हम देखने वाले हैं चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम में 20 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये 20 मार्क्स आपको ही पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ICSI जो है ना, वो इस चैप्टर में से एक एक टॉपिक को कुरेद कुरेद के पूछता है। तो उसको याद करने के लिए मैंने क्या किया, उसको याद करने के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए, अपने कलरफुल नोट्स बनाए। और नोट्स कहाँ से बनाए मैंने? ICSI के मॉड्यूल से। ICSI के मॉड्यूल के एक एक टॉपिक को कवर करके, लेकिन उसमें मैंने स्पेशल क्या किया है कि मैंने कुछ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, या फिर निमोनिक्स निमोनिक्स में भी ऐसा है कि कितने सारे निमोनिक्स रखोगे, ऐसे तो हर टॉपिक प्रोसेस हर चीज़ के निमोनिक्स बन जाएंगे ना। पर मैंने कुछ सिलेक्ट निमोनिक्स और ऐसे निमोनिक्स जो आपको याद रह जाएंगे बहुत अच्छी तरह, इसको मैं आपको इसका अश्योरेंस देता हूँ। और आप इस वीडियो के एंड में, और अगर इस वीडियो को आप 2 बार सुन लोगे तो आप शॉर्टली आपके 20 मार्क्स सिक्योर कर लोगे और आप बहुत अच्छे स्कोर करके एग्जामिशन के साथ में भी पास हो जाओगे। तो अब मैं अपने नोट्स की ओर लेके जाता हूँ। ये नोट्स बनाए मैंने ICSI के, मैंने पहले ही बता दिया, ICSI के मॉड्यूल से बनाए। ICSI के मॉड्यूल में अब मैंने नोट्स में स्पेशल क्या किया है ये भी तो बताना ज़रूरी है ना भाई। क्या सर नोट्स बनाए, ये बनाए वो बनाए, पर नोट्स में स्पेशल क्या बनाए? जैसे कि सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब वुमेन के एग्जाम्पल्स हैं, मैन के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बताया ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैंने अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में भी जो कैसे याद रहेगा उसके लिए मैंने निमोनिक्स बना दिया है। और ये सारी चीज़ें हैं। ये टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क या नॉन फाइनेंशियल रिस्क के, उसका भी मैंने निमोनिक्स बना दी और ये आपको नोट्स में फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोट्स के बारे में मैंने अपनी तारीफ कर दी और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आप मेरी तारीफ करने लग जाओगे, वाह सर क्या नोट्स बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट की ओर जाते हैं, क्योंकि चलता रहेगा क्लास अब पता नहीं मुझे, मैंने स्टार्ट कर दिया, अब कितने ड्यूरेशन की हो। तो 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा मेरे फेवरेट सॉन्ग की। अब मैं कल से सुन रहा हूँ तो मुझे वही दिमाग में आ रही है। और सईद कादरी जी और के जी ने गाया, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, आपको सुनाता हूँ। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से, दिलकश खताओं से, इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ। वो भी दो खुद को तुम बातों में, मेरी यादों में, मेरी यादों में, मेरी यादों में, लबों को लबों पर सजाओ। क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तेरे जज्बातों में, महकी सी सांसों में, ये जो महक धुंधली सी है। दिल की पनाहों में, बिखरी सी राहों में, सोने की ख्वाहिश जगी सी है। चेहरे से चेहरा छुपाओ, सीने की धड़कन सुनाओ। देख लो खुद को तुम आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, लबों को लबों पे सजाओ। क्या हो तुम मुझे अब
बताओ। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता ये सिस्टम में कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है और पता नहीं कॉपीराइट आता है या नहीं आता है, बट चलिए अब एंटरटेनमेंट के साथ में ऐसी क्लासेस चलती रहेगी और मेन अपना फोकस है इस चैप्टर को कंप्लीट करना, सो वो हमारा रह नहीं जाए। तो आपका जो भी अगर आपको सॉन्ग वॉन्ग पसंद आया हो तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। चलो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि रिस्क भाई साहब होता क्या है, ये रिस्क क्या है, क्या दिक्कत दे सकता है रिस्क। रिस्क को समझना पहले जरूरी। तो रिस्क को क्या कहा गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि रिस्क इज एक्सपोजर, एक ऐसा एक्सपोजर जो कि आपको पॉसिबिलिटी लॉसेस की पॉसिबिलिटी की ओर ले जाता है, इंजरी कर सकता है और अदर एडवर्स और अनवेलकम सर्कमस्टांसेस की ओर आपको लेके जा सकता है। और ऐसे और एक चांस और सिचुएशन, एक ऐसा चांस या सिचुएशन जिसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपको लॉसेस और इंजरी और अदर एडवर्स और अनवेलकम सर्कमस्टांसेस की ओर लेके जाता है। एक ऐसा एक्सपोजर या फिर ऐसी चांस और सिचुएशन, दो चीज ध्यान रखना, एक ऐसा एक्सपोजर और ऐसे चांस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग सच अ पॉसिबिलिटी। एक ऐसा चांस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग एक वो पॉसिबिलिटी जिसमें होती है जो कि आपको कहाँ पे लेके जाएगा, अल्टीमेटली लॉसेस, इंजरी और अदर एडवर्स और अनवेलकम सर्कमस्टांसेस की ओर लेके जाएगा। अब रिस्क तो हो, रिस्क है तो क्या करना पड़ेगा, अभी रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क क्रिटिकल एलिमेंट विद मोस्ट कंपनी, यानी कि आज मोस्ट तो क्या हर कंपनी के लिए यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क क्रिटिकल एलिमेंट होता है कि अगर रिस्क को मैनेजमेंट नहीं किया तो रिस्क का से क्या होता है कि अनसर्टेनिटी, अनडिजायरेबल आउटकम आ सकते हैं। और अदर डेफिनेशन, अब नीचे क्या दे रखा है, अदर डेफिनेशन, ये सब मैंने मॉड्यूल से ही कवर किया गया है। एक एक चीज़ें मैंने मॉड्यूल से कवर करी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अदर डेफिनेशन फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन दे रखी है। जेनरिक पर्सपेक्टिव से पॉसिब प्रोबेबिलिटी और थ्रेट ऑफ डैमेज, इंजरी और लाइबिलिटी ऐसा दे रखा है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जिससे कि आपको नेगेटिव आउटकम आ सकते हैं, कोज बाय एक्सटर्नल इंटरनल वल्नरेबिलिटीज, ये सब लिख रखा है। वैसे ये सारी डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो मेनली यही डेफिनेशन ऊपर वाली जो है वो याद कर लेना, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली, और ये लाइन लिख देना, ये दो लाइनें बहुत है। किसी भी यानी कि रिस्क को, रिस्क के रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर के क्वेश्चन में जब भी आएगा तो ये दो तीन लाइन आप लिख के आओगे तो आपका एक इम्पैक्ट अलग ही क्रिएट होगा। इसमें क्या होगा कि आप जनरली आंसर तो क्या है, आप डायरेक्ट टॉपिक का आंसर लिखना चालू कर देते हो, पर दो चार चीजें आप लिखो ना मॉड्यूल के तो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। वो इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट करेगा और आपके आंसर में आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और ये डेफिनेशन मैं इतने ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनको भी रटने बैठो, पर एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जब एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न जो आ रहा है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है। फूड इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो possibility that due to certain hazard in food there will be negative effect on a certain magnitude। ये सब सडनली बारिश चालू हो गई, क्या मस्त मौसम हो रहा है, पर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। एकदम से हवाएं आ रही है, विंडो में बैठा हूँ मैं, विंडो के पास ही मेरी टेबल है और वहीं से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत शानदार मौसम हो रहा है। तो चलिए अपना ध्यान ना भटकाते हुए, अब मैं भी नहीं भटका रहा हूँ, मैं कमिटमेंट के साथ चल रहा हूँ, आप भी ना भटकाएंगे और एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन हम कह रहे थे, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेनली ऊपर पर तो भी आप अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता हो यानी कि इम्पोर्टेंट लगता हो तो आप दो चार डेफिनेशन देख लेना ऊपर से, मोटे मोटे तौर पर ऊपर से देख के आ जाना। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात करते हैं। हमने पहले तो देख लिया कि रिस्क क्या होता है, अब क्या देख रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क एक क्लासिफिकेशन है, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक या नॉन सिस्टमेटिक बात एक ही है। सिस्टमेटिक, और इसको मैं कैसे समझाता हूँ और मैंने खुद ने कैसे समझाता, मैन और वुमेन के एग्जाम्पल से। अब अब सर के ये क्या है वो चलो देखते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि वुमेन जो होती है ना वो सिस्टम से ही काम करती है, सिस्टमेटिक रिस्क। तो अब कोई क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा बाद में, तो सिस्टमेटिक रिस्क और अनकंट्रोलेबल रिस्क, यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क और ये कंट्रोलेबल भी नहीं। लेडी से क्या सिस्टम से ही काम करती है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, वो लेडी से अनकंट्रोलेबल, भाई साहब पंगे लेने का ही नहीं। और यहाँ पे मैन के एग्जांपल में मैंने क्या दिया है कि कंट्रोलेबल, भाई आदमी को कोई इजीली कंट्रोल कर सकते हैं
और ये अनसिस्टमेटिक आदमी, जनरली अनसिस्टमेटिक, कोई यानी कि ध्यान नहीं, मस्त मौला अपनी धुन में घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है दुनियादारी में। तो लेडीज सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक होती है पहले से ही। एक्चुअली में ये फनी वे में है, तो आप इसको कोई क्रिटिसाइज मत करना मुझे इस चीज के लिए, बट आपको ये दिमाग में बैठेगा और मेरी बातें ये आपको एग्जाम में रिकॉल होगी, आपको याद आएगी, तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर, ये आपने बहुत सही समझाया है। तो सिस्टमेटिक रिस्क, लेडीज से सिस्टमेटिक काम करते हैं, और अनकंट्रोलेबल, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ये सिस्टमेटिक कौन सा, अनसिस्टमेटिक कौन सा, अनकंट्रोलेबल कौन सा, कंट्रोलेबल, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बना के रखा हुआ है। सिस्टमेटिक लेडीज है और अनकंट्रोलेबल, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अनसिस्टमेटिक आदमी और कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। तो आपको ये पूरा पूरा चार्ट, माइंड मैप आपको दिमाग में ये एग्जाम में दिखेगा। अब मैंने जैसे कि बताया, नॉट फुली कंट्रोलेबल, ये फुली कंट्रोलेबल भी नहीं होता है। नॉट एंटायरली प्रिडिक्टेबल, अब लेडीज़ को ना आप कंट्रोल कर सकते हो ना एंटायरली प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये माइक्रो नेचर पे नहीं होता है, मैक्रो नेचर पे। ऐसा आप दंगे बड़े बड़े नेचर लेवल पे हो जाते हैं, अगर इसको छोटे मोटे लेवल पे अफेक्ट नहीं करे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक लेडीज को किसी ने भाई कुछ भी बोल दिया तो भाई दंगे हो जाने, लार्ज छोटे मोटे लेवल पे नहीं, दुनिया हिला देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? यू कैन नॉट बी असेस, देखो ये कैन नॉट बी असेस एंड फुली एंटिसिपेटेड इन एडवांस। अब न लेडीज़ों को आप असेस कर सकते हो पहले से ही, ना एंटिसिपेट कर सकते हो, वो कभी भी मूड चेंज हो सकता है। तो उसी के हिसाब से तो क्या बोला कि नोट, इट इज़ नॉट फुल्ली कंट्रोलेबल, नॉट एंटायरली प्रिडिक्टेबल होता है, मैक्रो इन नेचर होता है, मैक्रो इन नेचर होता है, अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैन नॉट बी फुल्ली असेस्ड एंड एंटिसिपेटेड इन एडवांस। आप ना एंटिसिपेट कर सकते हो एडवांस में, ना असेस कर सकते हो एडवांस में, समझे? तो अब इसी का जस्ट अपोजिट है ना, ये ऊपर जो हमने 5 पॉइंट देखी, इसी का जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, जो है वो मेन का, यानी कि कंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो यूजुअली कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, रीजनेबली प्रिडिक्टेबल। एंटायरली नहीं, आदमी को तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, रीजनेबल, थोड़ा रीजनेबल एफर्ट लगाना पड़ता है, इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। भाई आदमियों का कोई नेचर नहीं होता, आदमियों से कोई गलती हो गई या कुछ हो गया, उनको प्रॉब्लम आई, तो माइक्रो नेचर पे कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, तो माइक्रो नेचर पे अफेक्ट करता है। ये अब नॉट मैनेज, अगर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नॉट मैनेज, अगर इसको ढंग से मैनेज नहीं किया ना, तो डायरेक्टली अफेक्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, यानी कि अगर इसको मैनेज सही से नहीं किया तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, अपना जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले अफेक्ट करेगा। कैन बी यूजुअली असेस वेल इन एडवांस विद रीजनेबल एफर्ट, थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के आदमियों का मूड इजीली एंटिसिपेट किया जा सकता है। भाई क्या मूड होगा आदमी के? दो ही मूड, या तो खुश होगा या दुखी होगा, बस, इसके अलावा मूड चेंज होता ही नहीं है इंसान का, बेचारा गरीब आदमी। तो अब इसके एग्जाम्पल, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आए तो एक बार फिर इसको रिपीट करके आप देख लेना। अब इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने इसको एग्जाम्पलों को भी जो दो कीवर्ड है, आईएमपी और सीसीओ। आईएमपी यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वापस से जाते हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिस्क, अनकंट्रोलेबल रिस्क, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब इसके एग्जाम्पल किस किस बेसिस पे दिए? ऐसा रिस्क जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हुई, उसमें आप क्या कर लोगे? आप किस हिसाब से, यानी कि आप बताओ, आप कोई भी एफर्ट लगा, कितना भी इंटरनल कंट्रोल लगा दो, कुछ भी लगा दो, आप मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस हुई, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अनकंट्रोलेबल रिस्क हो गया। ये अनकंट्रोलेबल रिस्क हो गया। इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन, मान लो कि गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर की वजह से चेंज हुआ। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आप में बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे तब आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अदर एग्जाम्पल ऑल्सो पॉसिबल, बट दीज आर एज पर मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर ये तीन ही दिए, तो उतना ही लिखना, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में भी इतना ज्ञान नहीं रहेगा, आपके पास में, उनके पास में सजेस्टेड आंसर रहेगा, तो सजेस्टेड आंसर में यही लिखा होगा, उतना ही लिखना है। मार्केट रिस्क और परचेसिंग पावर रिस्क, मार्केट में भी कुछ चेंजेस हुए तो आप क्या ही कंट्रोल कर लोगे, बताओ? मार्केट रिस्क आगे और भी डिटेल में आएगा। मार्केट रिस्क के 4 फैक्टर होते हैं, वो हम आपके देखेंगे आगे। उसके अंदर परचेसिंग पावर रिस्क, मार्केट में कोई चेंजेस हो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, परचेसिंग पावर परचेसिंग पावर का रिस्क हो गया। परचेसिंग पावर का रिस्क मतलब कि
कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ गई तो आपके गुड्स की जगह प्रीमियम क्वालिटी के गुड्स खरीदने लगे, उसमें आपका क्या कंट्रोल है बताओ। और उसके अलावा में अगर परचेसिंग पावर कम हो गई तो आपका तो आप नॉर्मल गुड्स बनाते हो, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई तो वो लो प्राइस वाले गुड्स की ओर जाएगा, फिर बेचारा गरीब आदमी खाए कैसे खरीद पाएगा, नॉर्मल गुड्स भी नहीं खरीद पाएगा उस सिचुएशन में। निरमा साबुन की जगह वो और भी लोकल साबुन खरीदने लग जाएगा, तो उसमें आपका क्या कंट्रोल है बताओ। तो कंप्लायंस, अब यहाँ पे जो है ना मेन वाले एग्जांपल, मेन क्या था, याद करो मेन में था हमारा कंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क यानी कि इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस में कोई फेलियर हुआ तो हम उसको इजीली कंप्लायंस फॉलो करके इंटरनल कंट्रोल लगा के कंप्लायंस में जो भी है कंप्लायंस की पेनल्टी, कंप्लायंस फेलियर हुआ तो पेनल्टी एनल्टी पे करके कंप्लायंस की रिस्क को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद में क्रेडिट रिस्क, मान लो क्रेडिट रिस्क कब आता है, जबकि आपका कस्टमर, आपने क्रेडिट पे किसी को गुड्स दिया, वो आपको पेमेंट रीपे नहीं कर रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसके साथ नेगोशिएट करेंगे, भाई तो चल 5,000 कम कर दे, तू 95,000 दे दे, 1,00,000 रुपये बाकी है अपने, तो उस टाइप से नेगोशिएट करेंगे। या फिर कोई अदर, जैसे कि अपन करते हैं ना, वो फैक्टरिंग में चले जाएंगे, ब्रोकिंग में चले जाएंगे, ये सब जो चीज़ें होती है ना वो सब कर लेंगे, किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे कि भाई तू वसूल करके दे वैसा। तो वो सारे जो रिस्क होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में, कुछ एक रीजनेबली एफर्ट लगा के, ऊपर बढ़ा था हमने, रीजनेबली एफर्ट लगा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क में अब आपका ऑपरेशनल फेलियर हो रहा है, आपके ऑपरेशन में कोई फेलियर हो रहा है तो आप उसको रीजनेबली कंट्रोल कर सकते हो एफर्ट लगा के। ऑपरेशन में फेलियर हो तो केजन, कोस्टिंग, सिक्स सिग्मा, ये सब सीए फाइनल, एससीएमपी जो चैप्टर है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसमें आपको परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी है। तो उन टेक्निक्स में मेनली वो टेक्निक्स लगा लगा के, वैसे वो ज़्यादा ये फाइनल लेवल का है तो यहाँ पे पर एक रेफरेंस दे रहा हूँ। जैसे आपने सिक्स सिग्मा, केजन, कोस्टिंग ये सब तो सीखा होगा, 6 से 5 हो गया, वो सारी चीज़ें जो वैल्यू चेन एनालिसिस वैसे सब। तो आपके ऑपरेशन में भी कोई फेलियर हुआ तो आप वो टेक्निक्स लगा के ऑपरेशन को रीजनेबली आप सही कर सकते हो। तो मैंने एग्जांपल दिया था IMP, IMP, आई से बोलो इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसके बाद में मार्केट रिस्क, और पी से परचेसिंग पावर रिस्क। तो यहाँ पे क्या था, सीसीओ था मेन वाले में जो कंट्रोलेबल था, मेन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रोलेबल था। यहाँ पे सीसीओ में क्या था, कंप्लायंस रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। और सी से वापिस से बोलो, कंप्लायंस रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। समझ गए। चलो मैं यहाँ पे इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये नीचे फिर बहुत ब्रॉड लेवल पे आएंगे। यहाँ पे देखो, ये मार्केट रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा, ये मार्केट रिस्क मैंने बोला था, इसके 4 कंपोनेंट हो गए, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक में इतना टाइम लगाना वो ज़रूरी है। आपको लग रहा हो इतना लंबा टाइम एक ही टॉपिक पे खींच रहे हो, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, तो देखते हैं कितना टाइम क्या लगेगा। और अगर आपको लगता हो कि स्पीड ज़्यादा स्लो है तो 1.25 या 1.5x में आप सुन सकते हो, पर इनिशियली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियली जो है ना उसी पे देखो, जो नॉर्मल जो है 1.0x जो भी है। तो टाइप्स ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसके बेस पे रिस्क का क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ रिस्क, ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। और टाइप्स ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पे इम्पैक्ट आने की वजह से जो किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, ब्रॉडली फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ब्रॉडली सेग्रीगेटेड एज फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पे या तो इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंस पे या फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जनरल ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। और इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क में भी, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है पहले तो वो समझते हैं, और फाइनेंशियल रिस्क के भी बहुत सारे टाइप्स है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क में ऐसा रिस्क है जिसमें आपका हाथों हाथ पैसा निकल के जाए, नहीं कि अभी के अभी मेरे पैसों का नुकसान हो गया फाइनेंशियल रिस्क। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ कि जिसमें आपका हाथों हाथ पैसा निकल के नहीं जा रहा, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फाइनेंस को अभी नहीं तो फ्यूचर में इफेक्ट अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो फाइनेंशियल रिस्क है सम डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन एंटिटी, ये बोल रखा है डायरेक्ट फाइनेंशियल, भाई अभी के अभी मेरा पैसा लगने वाला है। और इसमें क्या होता है, डू नॉट यूजुअली हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट बट लेटर डू हैव
significant financial impact if these risks are not controlled at initial stage। भाई ऑब्वियसली बात है, इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे नहीं जाके ना आपको पैसों की भरपाई तो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है कि भाई कंप्लायंस, अभी नहीं आप कंप्लायंस फॉलो करोगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी, पेनल्टी एनल्टी लगेगी, वाट लग जाएगी, पकड़ पकड़ के तुमको लपेट देगी गवर्नमेंट कि भाई तुम कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे। भाई कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब रेपुटेशन पे भी रिस्क आ सकता है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अभी रेपुटेशन खराब होगी तो अभी आपका पैसा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी सेल्स कम हो जाएगी, आपकी अर्निंग कम हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके फाइनेंस को, अर्निंग को अफेक्ट करेगा ही ना। ट्रांजेक्शन में कोई फेलियर हो गया तो अभी ट्रांजेक्शन करते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में फ्यूचर में वो ट्रांजेक्शन फेलियर होने से आपको फाइनेंस का लॉस हो सकता है। कोई डिजास्टर रिस्क, यानी कि डिजास्टर हुआ उस टाइम तो अभी तुरंत पैसा नहीं गया, लेकिन डिजास्टर होने के बाद में हम वापस जो नॉर्मल सिचुएशन है पे आए या वैसा हुआ तो उस टाइम पे हमारी इम्पैक्ट, फाइनेंशियली हमको इम्पैक्ट होगा। सर्विस रिस्क, अच्छी सर्विस नहीं दी तो उससे कस्टमर नाराज हो सकते हैं, उस टाइप से आपको रिस्क आ सकता है। ये सब नॉन फाइनेंशियल है। उसने आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो गई तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क हो सकता है कि स्ट्रेटेजी गलत हो गई तो अभी स्ट्रेटेजी लगाते टाइम, इम्प्लीमेंट के टाइम पे तुरंत हाथों हाथ पैसा नहीं गया, लेकिन फ्यूचर में जा सकता है। और फाइनेंशियल रिस्क के एग्जांपल दो कि मार्केट रिस्क, मार्केट में तो पहले ही बोला था कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर है ये वुमेन वाला। तो अभी के अभी मार्केट में कोई भी रिस्क आया तो अभी के अभी आपका लॉस होना पक्का है। क्रेडिट रिस्क, अभी के अभी कस्टमर पे यानी क्रेडिट रिस्क में कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, आपका लॉस होना पक्का है। लिक्विडिटी रिस्क, आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो वो रिस्क ही रिस्क है, वो फाइनेंशियली रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशन में फेलियर हो वो अभी के अभी करंट सिचुएशन में रिस्क है। लीगल रिस्क हो गया, कंट्री रिस्क हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आगे पढ़ेंगे इसको हम और भी डिटेल में। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में इसके टाइप्स है फाइनेंशियल रिस्क में, मैंने इसका मेमोरी वर्ड बनाया था MC लोल ओप। क्या है MC लोल ओप? MC कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा। MC मतलब मोहन चचा, मोहन चचा, LOL मतलब लॉट्स ऑफ लव, और ओप MC लोल ओप, ये फाइनेंशियल रिस्क का है। इसमें फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हाथों हाथ पैसा निकल कर जा रहा है, हाथों हाथ अभी के अभी पैसा निकल कर जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये याद कैसे रहेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है BCFSTDRT। तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क में। मैं आपको बाद में पूरा प्रॉपर नोट्स बिना ये ऊपर काटा पीसी करे हुए वो वाले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे क्या BCFSTDRT, 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 ऊपर क्या था MC लोल ओप, यहाँ पे ध्यान रखना MC लोल ओप और BC, कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा, पहले MC से स्टार्ट है MC लोल ओप और नीचे क्या था BCFSTDRT, BCFSTDRT, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क, जो ये ऊपर हो गया वो फाइनेंशियल रिस्क हो गया। तो फाइनेंशियल रिस्क में भी एम के मैंने बोला था मार्केट रिस्क के 4 कंपोनेंट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। एम से पहले तो मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क के 4 कंपोनेंट है, ये हम देखेंगे। मार्केट रिस्क होता क्या पहले वो देख लेते हैं। मार्केट रिस्क में होता है टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड मार्केट अप्स एंड डाउन्स। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स मैंने 100 बार पहले भी ऊपर बता रखा है, वो अपने टेबल डिफरेंस वाली में भी, कि भाई मार्केट में जो चेंजेस हुए, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हुए, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो अब ये रिस्क एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं, जिसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, रुपये और करेंसी टर्म में, और रिलेटिव भी हो सकते हैं जो कि हम बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट की बात करें एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट अप्स एंड डाउन्स की वजह से होते हैं, एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं। एब्सोल्यूट में हम रुपये करेंसी टर्म में मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव में हम बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से हम उसको मेजर कर सकते हैं। देखो अब ये जो है ना, ये रिस्क ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट, इक्विटी प्राइसिंग और कमोडिटी। ICEC की बात कर रहा है यहाँ पे, ICEC, आई से इंटरेस्ट रेट, सेकेंड C से करेंसी रिस्क, E से इक्विटी और फिर कमोडिटी। यही चारों बातें, ऊपर भी यही कर रहा है और नीचे भी यही कर रहा है। आई से इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, इक्विटी रिस्क और कमोडिटी रिस्क,
ठीक है, तो अब इनको भी समझते हैं। मार्केट रिस्क के 4 पार्ट है, और हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें। फाइनेंशियल रिस्क में एम सी लोल ओप, एम सी का मतलब एम से मार्केट है, मार्केट के 4 कंपोनेंट है, आई सी ई सी, बिना देखे याद करना बोलना है। मार्केट अप्स एंड डाउन्स की वजह से। अब इंटरेस्ट रेट में आता है कि असेट्स विच आर कनेक्टेड विद इंटरेस्ट फैक्टर सच एज बॉन्ड्स डिबेंचर फेस द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है किस पे, जो असेट्स होते हैं ना, वो असेट्स जो कि इंटरेस्ट से कनेक्टेड होती है, उन पर इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। मान लो बॉन्ड्स डिबेंचर, उन्हीं की प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, तो इट कैन बी सेड दैट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट है इनवर्स रिलेशन विद प्राइस ऑफ बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट चेंजेस होने में और प्राइस ऑफ बॉन्ड में इनवर्स रिलेशन होता है, ये हमको पता ही है। हमने बहुत बेसिकली, बहुत यानी कि इनिशियल लेवल पे फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो फाइनेंशियल असेट विच आर कनेक्टेड विद इंटरेस्ट फैक्टर सच एज बॉन्ड्स और डिबेंचर फेस द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क किस पे आता है? फाइनेंशियल असेट जो कि इंटरेस्ट फैक्टर से अफेक्ट होती है, कनेक्टेड होती है। अब करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क वॉलेंटरी में क्या है कि एक एक लाइन आपको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बैठता। मैंने जो मेन लाइनें थी जो आपको याद रखनी है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया, तो उसी के हिसाब से हम आगे जाएंगे। क्योंकि आप कितना कितना याद रखोगे, छोटा सा तो दिमाग है उसमें, इतना सा आपको याद रहेगा, कितना याद रखोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क में क्या होता है? करेंसी रेट इज कॉल्ड, देखो, वोलेटिलिटी इन करेंसी रेट इज कॉल्ड एज करेंसी रिस्क। करेंसी में, जो करेंसी में वोलेटिलिटी आती है ना, करेंसी रेट चेंज होने की वजह से, उसको करेंसी रेट रिस्क बोलते हैं। दिस रिस्क अफेक्ट द फर्म विच हैव इंटरनेशनल ऑपरेशन डीलिंग इन फॉरेक्स। अब मान लो कि किसी फर्म है, उसको करेंसी, मान लो कि 1 लाख का पेमेंट करना है, US डॉलर 1 लाख का पेमेंट करना, उसमें अगर फॉरेक्स की रेट चेंज हो गई तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए। सो उसमें क्या है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके लिए हेजिंग की टेक्निक्स होती है, मार्केट में हेजिंग की अलग अलग मेथड्स होते हैं। फॉरेक्स डेरिवेटिव में भी इतना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हेजिंग के मेथड्स होते हैं, बहुत सारा डिफिकल्ट। CA फाइनल SFM में ही आता है। सो हम क्या कर रहे थे? करेंसी रिस्क इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। यहाँ पे ध्यान रखना ये वर्ड, वोलेटिलिटी इन करेंसी रेट इज कॉल्ड एज करेंसी रेट रिस्क। दिस रिस्क अफेक्ट द फर्म विच हैव इंटरनेशनल ऑपरेशन डीलिंग इन फॉरेक्स, ये बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिख भी दिया। मार्केट इंडेक्स एंड करेंसी वोलेटिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे ध्यान रखना। मार्केट इंडेक्स जो है और करेंसी वोलेटिलिटी, मार्केट इंडेक्स मतलब कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट शेयर के प्राइस अप्स एंड डाउन्स, और मार्केट के अलग इंडेक्स। और करेंसी वोलेटिलिटी अलग चीज़ है। करेंसी वोलेटिलिटी मतलब कि ये करेंसी यानी कि रुपये की प्राइस में अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहा है। तो करेंसी रिस्क ये हो गई, वोलेटिलिटी इन करेंसी रेट इज कॉल्ड करेंसी रिस्क। इक्विटी रिस्क डेप्रिसिएशन इन वन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट इंडेक्स, ये मार्केट इंडेक्स यहाँ पे बात कर रहा था। और ऊपर क्या हो रहा था? करेंसी वोलेटिलिटी अलग चीज़ है और यहाँ मार्केट इंडेक्स अलग चीज़ है। क्या डेप्रिसिएशन, चेंजेस इन मार्केट इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वो शेयर की प्राइस, सिक्योरिटीज जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है ना, उसमें रिस्क आना। डेप्रिसिएशन इन वंस इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें मार्केट के इंडेक्स की वजह से चेंज आया, तो वो मार्केट का ही पार्ट है वो रिस्क, और वो आपको इक्विटी रिस्क देता है। आप इक्विटी मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, ये क्या प्रोफेशनल लैंग्वेज है। मान लो कि आप कहोगे मेरे शेयर में रिस्क ही तो आप, वो कितना अजीब लोगे, इसलिए इन्होंने प्रोफेशनल वर्ड्स लिखे। इक्विटी रिस्क, इक्विटी में सब कवर कर लिया इन्होंने, सब टाइप की सिक्योरिटीज। और उसके बाद में कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क कब आता है? एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज होने की वजह से। कमोडिटी क्या होता है? फिजिकल असेट्स होता है। यहाँ पे मैंने कमोडिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, केटल, एनर्जी, हर टाइप की कमोडिटी। कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो इन सब में ट्रेडिंग होती है, तो उसमें चेंजेस की वजह से, एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की इन किसी भी चीज़, कमोडिटी की शुगर हो गया, कॉटन हो गया, कोकोआ हो गया, कॉफ़ी हो गई, इन सब में प्राइसेस की में चेंजेस की वजह से आपको मार्केट रिस्क, या फिर मार्केट रिस्क का पार्ट कम्युनिटी रिस्क आपको आ सकता है। मार्केट रिस्क के क्या 4 कंपोनेंट थे? ICEC, IC में इंटरेस्ट रेट रिस्क, C से करेंसी रिस्क,
ई से इक्विटी रिस्क और सी से कमोडिटी रिस्क। आई से इंटरेस्ट रेट, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क और इक्विटी रिस्क, ICEC। अब अब सेकंड जो पार्ट है मैंने बोला था MC लोल और फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क की हम बात कर रहे थे। फाइनेंशियल रिस्क में हमने M देख लिया, M में ICEC देख लिया। अब यहाँ पे ये जो है ना C से क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क काउंटर पार्टीज अनेबल और मैंने पहले आपको बोल दिया कि भाई पार्टी, आपको मैंने ऊपर इसलिए आपको भर भर के समझाया था क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वहीं से ऊपर से ही लिंक है। आपको लग रहा होगा कि ऊपर इतना सारा टाइम, इतना लंबा लेक्चर चला गया ये वो, बट आगे यही है कि क्रेडिट रिस्क में काउंटर पार्टीज अनेबल हो, अनविलिंग टू, या तो उस सिचुएशन में नहीं, इंसॉल्वेंट हो गई है तो भी आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आपको रिस्क क्रिएट करके देगा। और अनविलिंग यानी कि इच्छा ही नहीं, जा मैं तो नहीं दूंगा पेमेंट, जा जो करना हो कर ले भाई, बिल्कुल डॉन वाला काम यूँ, बिल्कुल एकदम भाई साहब नहीं देंगे पेमेंट, जो करना हो कर लो यूँ। तो अनएबल और अनविलिंग टू फुलफिल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो वो आपको क्रेडिट रिस्क की ओर लेके जाता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो क्या है, क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो आपको वो क्रेडिट रिस्क की ओर लेके जाएगा। क्रेडिट रिस्क के बाद में लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस ड्यू टू मिसमैच इन कैश फ्लो, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फंड्स। लिक्विडिटी रिस्क के भी दो पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि आपका फंड फ्लो, कैश फ्लो में मिसमैनेजमेंट हो गया भाई, तुम तो तो कम ही रहे ना, तुम धड़ाधड़ लोन भी लेके न कहीं कहीं से न अलग अलग, तुम्हारे पास कैश फ्लो है ही नहीं और तुम पेमेंट करते जा रहे हो। आपके वर्किंग कैपिटल तो छोड़ो, तुम अपने पैसे जेब में ही पैसे ही नहीं, ऐसी स्थिति आ गई, कैश है ही नहीं कि अभी किसी को पेमेंट करना हो तो भी। लिक्विडिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड सोल्वेंसी। सोल्वेंसी और लिक्विडिटी ये वर्ड बहुत डिफरेंट है, आप बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इंटरचेंजेबली हम क्या करने लग जाते हैं, इनको यूज़ करने लग जाते हैं। सोल्वेंसी रिस्क लिखा होगा, सोल्वेंसी रिस्क अलग चीज़ है और लिक्विडिटी रिस्क अलग चीज़ है। सोल्वेंसी तो यार कि उस स्टेट में ही नहीं है कि बिजनेस ऑपरेशन कुछ रन करवाए, फिर वो सोल्वेंसी से इंसॉल्वेंसी की ओर चले जाता है। लेकिन लिक्विडिटी तो वो स्टेट है कि आपके पास अभी कैश फ्लो नहीं है, आपके पास में कैश बैलेंस नहीं है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, सिंपल सी बात। तो इसमें भी ट्रेडिंग रिस्क और फंडिंग रिस्क। ट्रेडिंग रिस्क एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी और इनफ प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटी एटसेट्रा टू एक सेकेंड actually undertake buying and selling. It may means the absence of liquidity or enough product or security etc. to actually undertake buying and selling activity. अब यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी मर्जी से भाई दो इसके पार्ट बना दिए कि आदमी ट्रेड, अब लिक्विडिटी में रिस्क हुआ तो लिक्विडिटी में आपके पास पैसों में रिस्क हुआ तो आपको ट्रेडिंग का रिस्क आ जाएगा, जिसमें आप शेयर नहीं परचेस कर पाओगे, आप सिक्योरिटीज नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे आपको फंडिंग इनएबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन। वैसे इन्होंने जबरदस्ती दो पार्ट बना दिए। ट्रेडिंग रिस्क हो सकता है यानी कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं हो, वैसे तो कितने ही पार्ट बन सकते हैं, आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाओगे, एक और पार्ट आप नया बना लो कि भाई अब लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सारी चीज़ें लीगल ऑब्लिगेशन और सब इन कॉमन पॉइंट में डाल दिया। ट्रेडिंग को इसको एक अलग कॉमन पॉइंट में डाल दिया इन्होंने कि एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी और इनफ प्रोडक्ट और सिक्योरिटी एटसेट्रा टू एक्चुअली अंडरटेक बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। आप बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। टी और एफ, टी से ट्रेडिंग रिस्क और एफ से फंडिंग रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क के दो पार्ट। लिक्विडिटी रिस्क कब आता है, आपका मिसमैन कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही ध्यान रखना, लिक्विडिटी रिस्क तभी आएगा। उसके बाद में ऑपरेशनल रिस्क, MC लोल ओप। MC में M हो गया मार्केट रिस्क, C से क्रेडिट रिस्क, L से लिक्विडिटी रिस्क, अब O से ऑपरेशनल रिस्क। क्या हो रहा है, अटक रहा। MC था, MC लोल, L से लिक्विडिटी रिस्क हो गया, O से ऑपरेशनल रिस्क। इट अराइजेस ड्यू टू इनएडुकेट सिस्टम कैपेसिटीज, सिस्टम फेलियर, क्वालिटी कंट्रोल और ह्यूमन एरर। भाई आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क
कब आएगा? ऑपरेशन, सिस्टम, मैनेजमेंट, आपको तो सिर्फ ऑपरेशन याद कर लेना, 3-4 नाम सारे ना भी लिखो तो चलेगा। ऑपरेशनल रिस्क कब आएगा? जबकि इनएडुकेट सिस्टम होगा, आपका सिस्टम की कैपेसिटी नहीं होगी, या फिर सिस्टम फेलियर हो जाएगा, या फिर फेलियर कंट्रोल, आपके इंटरनल कंट्रोल ही ढंग के नहीं होंगे, या फिर ह्यूमन एरर की वजह से हो जाएंगे, ह्यूमन एरर एटसेट्रा की वजह से ऑपरेशन का रिस्क आएगा। अब MCLOL, ये मैं वापस रीअरेंज करके आपको दे दूंगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। लीगल रिस्क, लीगल रिस्क कब अराइज होगा? कंप्लायंस, आपके रेगुलेटरी के कंप्लायंस में आप डिफॉल्ट करोगे, इसमें मिसमैनेजमेंट होंगे, तो आपको लीगल अफेयर्स सही नहीं होंगे, तो उसकी वजह से आपको लीगल रिस्क फेस करना पड़ जाएगा। तो MC लॉल लॉल हो गया। अब OP जो था ना अपना, OP ओवर पावर्ड, OP क्या होता है? ऑब्सोलेंस रिस्क, और P से पॉलिटिकल रिस्क, O से रैपिड। अब ऑब्सोलेंस कब होता है कि आपकी रैपिड चेंजेस इन वर्ल्ड वर्ल्ड ऑब्सोलेंस रिस्क इज फास्ट इमर्जिंग। अब वर्ल्ड में, दुनिया में इतना फटाफट रैपिडली चेंजेस हो रहा है, तो नोकिया इज अ बेस्ट एग्जांपल। अब इतनी फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही है टेक्नोलॉजी, और अब आप घिसे पीटे पुराने मेथडों से आप काम करते रहोगे तो कैसे ही चलेगा? तो उसकी वजह से आपकी जो चीज़ें होती है वो ऑब्सोलेंस रिस्क आ जाती है। अब एंड्रॉइड आ रहा है, नोकिया तो कि नहीं हम कीपैड वाला ही फ़ोन देंगे, नहीं हम तो हमारे सिस्टम पे ही चलेंगे। बाद में, हाँ वो अलग बात है, नोकिया बाद में विंडोज़ लेके आने की कोशिश करी, पर लोगों को क्या है कि जो है ना, हाथ में जो ईजीनेस, जो कहते हैं ईजीनेस, उनको जो चलाने में उनको कंफर्ट आया, वो एंड्रॉयड ने दिया, तो उसकी वजह से नोकिया के तो वाट लग गई। तो ये एक एग्जांपल है ऑब्सोलेंस रिस्क का। रैपिड चेंजेस इन वर्ल्ड, दुनिया में रैपिड चेंजेस हो रहे, रैपिड चेंजेस, कंधे से कंधा मिलाकर भाई काम करना पड़ेगा, नहीं तो कब नई टेक्नोलॉजी कब आपकी लुटिया डुबो दे, आपका काम खत्म हो जाए ऐसा। इसीलिए तो यूट्यूब में भी कहा कि लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स की ओर शिफ्ट हो रहे, फिर इंस्टाग्राम ने भी शॉर्ट्स ले आया, तो फिर यूट्यूब ने भी अपने बारे में यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में रील है जो भी है, तो फिर यूट्यूब ने क्या करा, यूट्यूब ने भी अपना शॉर्ट्स डाल दिया, क्योंकि रैपिड चेंजेस है, फिर लोग क्या यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने लग जाएंगे। और पी से क्या था? MC लोल, OP में O से देख लिया हमने ऑब्सोलेंस रिस्क, और P से हम देख रहे पॉलिटिकल रिस्क और कंट्री रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन इन टेरिटरी, कंट्री में, टेरिटरी में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, जो भी हो गया, तो आपके ऑपरेशन कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका काम रुक जाएगा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, ये सब फाइनेंशियल रिस्क है, ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि अपने कंट्री में वार हो गया, कंट्री में, या फिर बैन ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई, ये सब मैंने अपने मन से नहीं लिखा हुआ, ये सब इसमें लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में बैन ही लग गया तो आप क्या कर लोगे? वॉर और डिक्लेयर हो गया, रशिया यूक्रेन वाला सी स्थिति आ गई, तो आपको फाइनेंशियली तो लॉस होगा ही होगा ही, जिन्हें मेरा दिल लुटिया हो जाएगा, बिल्कुल आपकी हालतें खराब हो जाएगी। तो फाइनेंशियल रिस्क तो हो गया। मैं एक बार वापस आपको 2 सेकंड के लिए समझा दूंगा, एक बार ये नॉन फाइनेंशियल भी कंप्लीट कर ले। ओ भाई साहब, ये हाँ दिमाग खराब, चलो जो भी हो। मान जा दिल दीगर, ठहर जा। तो हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क की बात करें, नॉन फाइनेंशियल रिस्क में भी देखो, फाइनेंशियल रिस्क में तो हमने देख लिया MC लोल ओप, और यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके गलत मतलब कोई नहीं निकालेगा, BCFST और DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं है यहाँ पे, ये आपका DRT है। बी से बिजनेस या फिर सर्विस रिस्क, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विस रिस्क, बिजनेस रिस्क बोल दो। अनसर्टेनिटी इन प्रॉफिट और डेंजर ऑफ लॉस, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले बिजनेस रिस्क, अपने सॉरी नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है कि अभी हाथों हाथ पैसा निकल कर नहीं जा रहा है, हाथों हाथ पैसा निकल कर नहीं जा रहा। अब जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही हो उनके लिए ऐसा है कि अब वो या तो कन्वर्ट कर देना इस चीज़ों को, दो एंड, यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो एट द एंड इट अफेक्ट्स फाइनेंस, फाइनेंस को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन अभी हाथों हाथ पैसा निकल कर नहीं जा रहा, तो ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो गया। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में भी BCFST DRT, बी से बिजनेस, बिजनेस में रिस्क आ गया, बिजनेस में आपकी बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, बिजनेस रिस्क इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी प्रॉफिट और डेंजर ऑफ लॉस एंड इवेंट दैट कुड पोज अ रिस्क ड्यू टू
some unforeseen event in future which cause business to fail. अब ऐसे प्रॉफिट में अनसर्टेनिटी, डेंजर ऑफ लॉस है, और इवेंट्स दैट कुड पोज रिस्क ड्यू टू सम अनफोर्सिन इवेंट इन फ्यूचर विच कॉज बिजनेस टू फेल। अब ऐसे रिस्क, अब इसका एग्जांपल है चेंजेस इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, स्ट्राइक्स एटसेट्रा जो है ना, इंक्रीज इन कंपटीशन, ये आपके सबके नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। अभी अभी चेंजेस इन टेस्ट हुआ तो तुरंत के तुरंत हाथों हाथ पैसा निकल के नहीं जा रहा, लेकिन ओवर द टाइम बिंग कंज्यूमर का चेंज हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो धीरे 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 करके आपके कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे, निकलते जाएंगे। वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखें, ऐसा कर्व होता है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो यू बेल शेप का कर्व होता है, बेल शेप नहीं, इस टाइप का कर्व होता है। तो उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है, वो वाली बात कर रहे हैं अनफॉर्चुनेट। अब इसमें क्या होता है कि बिजनेस रिस्क के अनसर्टेन, उसमें प्रॉफिट भी आपके अनसर्टेन हो जाएंगे, डेंजर ऑफ लॉस। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको बिजनेस आपका फेल होने की स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद में कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस की बात करें, ब्रेच ऑफ लॉ, डिटोरेशन ऑफ रेपुटेशन इन पब्लिक आई, पेनल्टी लगेगी, पेनल प्रोविजन हो जाएगी, वे कंप्लायंस रिस्क है, बार बार नहीं समझेंगे। अब फ्रॉड रिस्क, इट में भी परपेटेड बाय आउटसाइडर और इनसाइडर, या तो फ्रॉड बाहर वाला कोई करेगा, घर का भी लंका ढाई कहते हैं ना, या तो घर वाला ही कोई आपकी वाट लगा देगा, या फिर आउटसाइडर या फिर इनसाइडर। फ्रॉड में भी may not be usually determined immediately, and thus detection should be planned for the protective basis rather than on proactive basis rather than reactive basis। एक तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लाइन लिख के आओ, आप क्या बोलो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। रोड जो है या फिर ऐसे जो कंट्रोल्स जो लगाते हो ना आप, और हर चीज़ बिजनेस को क्या है कि प्रोएक्टिव बेसिस पे, यानी कि पहले, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि पहले से ही एक्टिव रहो, पहले से इस चीज़ को एनालिसिस करो, उस चीज़ को स्वॉट एनालिसिस करो, या फिर जो भी एनालिसिस करो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि भाई हमारा फ्रॉड हो सकता है, उसके लिए हम पहले से ही कंट्रोल लगा दे। मान लो फ्रॉड होने के बाद में आप बाद में कंट्रोल लगा रहे हो, उसका क्या मतलब हो, उसमें तो आपका लॉस हो ही गया। तो अब प्रोएक्टिव बेसिस पे काम करना चाहिए रादर देन रिएक्टिव बेसिस पे। फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ऐसे दो कंट्रोल होते हैं, और वो सब चलो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, वो बाद में समझेंगे, वो आपका पार्ट भी नहीं है, वो सीए फाइनल में आता है। तो प्रोएक्टिव बेसिस पे आपको काम करना चाहिए रादर देन ऑन रिएक्टिव बेसिस पे। प्रोएक्टिव यानी कि पहले से ही वेल इन एडवांस आप ऐसे कंट्रोल डेवलप कर दो, ऐसे अलार्म सिस्टम या जो भी है कि भाई फ्रॉड हुआ है तो ऐसे एक्सेस कंट्रोल जो है ना, कि भाई किस कौन एक्सेस कर सकता है, कैश को कौन कंट्रोल एक्सेस कर सकता है, इंपॉर्टेंट जो इन्वेंट्रीज है आपकी, वैल्यूएबल इन्वेंट्रीज गुड्स है, उनको कौन एक्सेस कर सकता है, उस पर सब पे कंट्रोल होना चाहिए। हर कोई आ रहा भाई, मेरा तो हीरो का मेरा शोरूम है, हीरो मतलब हीरो होंडा का नहीं, स्प्लेंडर बाइक ही नहीं बेच रहे हम यहाँ पे, और यानी कि हीरो का, यानी कि हीरे जवाहरात का आपका गोल्ड का बिजनेस है, और आपको पता ही नहीं कौन आ रहा है, कोई भी फ्रॉड करे, कोई भी लेट के उठा के जा रहा है, तो उसको प्रोएक्टिवली पहले से ही कंट्रोल लगाओगे ना, बाद में रिएक्टिव यानी कि फ्रॉड होने के बाद में थोड़ी कंट्रोल लगाओगे, तो फ्रॉड रिस्क हो गया। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक रिस्क, बिजनेस प्लान विच है not been developed properly and comprehensively since inception may be lead to strategic risk। अब ऐसे बिजनेस प्लान तुमने घटिया बनाया कि भाई तुम्हारा इंसेप्शन यानी कि स्टार्टिंग से ही बिजनेस डेवलप इन जो है नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, आपने प्रॉपरली डेवलप ही नहीं करे, और ना कंप्रेहेंसिवली आपने उसको इंसेप्शन में डेवलप करे बिजनेस के प्लान, वो आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क की ओर लेके जा सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिस्क अराइज ड्यू टू फेलियर और इनएडिक्वेसी इंटरनल सिस्टम इंफॉर्मेशन चैनल एम्प्लॉइज इंटीग्रिटी और ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। यानी कि ट्रांजैक्शन में आपका फेलियर हो गया, ट्रांजैक्शन रिस्क अराइज हो सकता है, प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है तुम्हारा ट्रांजैक्शन को करने के लिए, कोई परचेस ऑर्डर आ रहा है, ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हो, आपको परचेस ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका पेमेंट लेने के लिए, या वही आपका कोई सिस्टम नहीं है, तो अभी वो आपको ट्रांजेक्शन करते टाइम तो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। फ्यूचर में इन सेंस की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते टाइम आपको दिक्कतें दे देगा कि भाई पेमेंट ही नहीं आ रहा, आपके पास इंटरनल सिस्टम ही नहीं है एडिक्वेट, और इंटरनल सिस्टम में आपको पास में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने का कोई चैनल है, तो आपको ट्रांजेक्शन रिस्क की ओर लेके जा सकता है। डिजास्टर रिस्क भी फाइनेंशियल नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि डिजास्टर हो सकता है
उसके साथ में आपको अभी के अभी पैसा नहीं, डिजास्टर होने के बाद में, नेचुरल कैलामिटी, फ्लड एटसेट्रा के बाद में, आपके कोविड-19 का आपको पता ही है कि अभी अभी तुरंत पैसा नहीं गया, लेकिन आपका फिर धीरे धीरे बिजनेस गिरता जाएगा और सिचुएशन के साथ में, उस डिजास्टर के साथ में। अब रेपुटेशन रिस्क नेगेटिव पब्लिक में धीरे धीरे नेगेटिव पब्लिक इमेज आएगी, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन आएगा, फिर एक दूसरे के कान भरेंगे वो बुआ जी टाइप के, भाई इसके वहाँ मत जाना, इसके वहाँ तो ऐसा होता है, इसका तो प्रोडक्ट ऐसा है। जैसे मैगी के साथ हुआ था कि नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन हो गया था, तो उसकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा रिस्क आ गया था। वो तो अलग बात है कि मैगी ने वापस कम बैक कर लिया। अब रेगुलेटरी रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन पर्सपेक्शन। मान लो कि गवर्नमेंट पॉलिसी मान लो इतने टाइम तो गवर्नमेंट गुटखा को सपोर्ट कर रही थी ना, अचानक से गवर्नमेंट कहे कि भाई गुटखा पे बैन लगा, प्लास्टिक के कैरी बैग पे बैन लगा दो, ये कर लो वो कर लो। तो ये रेगुलेटरी रिस्क है। आपको तुरंत गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस हुआ तो आपका धीरे धीरे फिर वो पॉलिसीज में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती जाएगी। गवर्नमेंट नया एक्ट बना देगी, भाई पॉलिथीन को कंट्रोल करने के लिए, गुटखे को कंट्रोल करने के लिए हम गुटखा रहने ही नहीं देंगे देश में, हर किसी को जुबा केसरी से मुक्त कर देंगे, उनको जुबा उनकी पीली कर देंगे, जुबा हरी कर देंगे, हम नीम के पत्ते खिला देंगे, जो भी है वो। तो अब रेगुलेटरी रिस्क आया ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो अब वो भी आपको नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, वो आपको धीरे धीरे आपके बिजनेस की पार्ट लगा देगा, पत्ता रगड़ देगा। टेक्नोलॉजी रिस्क फेलियर ऑफ सिस्टम कॉज ड्यू टू टेम्परिंग ऑफ डाटा एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। अब टेक्नोलॉजी रिस्क फेलियर ऑफ सिस्टम कॉज ड्यू टू टेम्परिंग ऑफ डाटा। सिस्टम ही फेलियर हो गया, टेक्नोलॉजी आपके पास ढंग की नहीं है, क्या पता कौन सी विंडोज एक्सपी वाला यूज़ कर रहे हो आप, तो नहीं आता, विंडोज 11 12 सब आ गई, विंडोज 11 12 सब आ गया, तो आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका सिस्टम ही फेलियर हो गया, आपके डेटा सब लोग जो है हैकर सब लूट के ले गए। वो आपका नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। वो तुरंत आपका पैसा नहीं गया, बैंक में से पैसा नहीं उड़ गया आपका, लेकिन वो क्या है कि अब वो डाटा के ब्रीच हो गया। आप कस्टमर, आप बैंक हो, मान लो आपका बैंक में डाटा का आपको कितना इंपॉर्टेंट रखता है, डेटा आपका गया यानी कि वाट लग गया। बैंक में तो सारे जो कस्टमर है वो सारे को डेटा इनका चला गया, तो वो तो आपकी आपकी पार्टी लगा देंगे। वो आपका क्या क्या आप करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। वो फिर लंच ब्रेक में के बाद आना, आप उनको यूं भी नहीं कह सकते तो भाई चलो हमारा डाटा लॉस हो गया सर, आपने ऐसे कैसे किया, अभी नहीं लंच के बाद आना। तो हमने देखा फाइनेंशियल रिस्क में हमने देखा एम सी, लोल, होप। एम सी में हमने 4 पार्ट देखे थे, आई सी, ई, सी, और सी से एम से मार्केट था, मार्केट रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क की बात करो, फाइनेंशियल रिस्क में हमने देखा था एम सी, लोल, होप। एम से मार्केट रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। एक सेकंड कॉल आ रहा है मुझे, इंपॉर्टेंट।